तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने यूनिट 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं और पेपर में इस थ्योरम के बच्चे आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हैं। और सेक्शन सी में आपको 12 मार्क्स में देखने को ये थ्योरम मिल सकती है और बाय नेम आएगी, तो स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। बच्चे पेपर में तो सिर्फ इतना लिखा आएगा, स्टेट एंड प्रूव लंगराज थ्योरम। तो बच्चे अब लंगराज नाम के साइंटिस्ट ने क्या थ्योरम दी थी उसका स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए। हो सकता है पेपर में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए, फिर तो अच्छी बात है, पर आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाओ। हो सकता है पेपर में सीधा यही पूछे स्टेट एंड प्रूव लंगराज थ्योरम, तो फिर आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए और साथ के साथ जो कैलकुलेशन करेंगे वो तो याद करनी ही है। तो देखें बच्चे क्या कहता ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, यानी कोई ग्रुप है जो कि फाइनाइट ऑर्डर का है, मतलब उस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हो, 5 होंगे, 10 होंगे, 25 होंगे, हम गिन सकेंगे। तो कहता कोई भी ग्रुप जो कि फाइनाइट हो, उस फाइनाइट ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होगा, उस सब ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा क्या करेगा बच्चे, डिवाइड। डिवाइजर का मतलब कि जो भी सब ग्रुप का ऑर्डर होगा, मान लो सब ग्रुप में 4 एलिमेंट है और ग्रुप में मान लो 16 एलिमेंट है, तो आपको पता है कि 4 जो है वो 16 को पूरा डिवाइड करता है। पूरा डिवाइड करने का मतलब जैसे आप 16 को 4 से भाग दोगे तो रिजल्ट में 4 आएगा, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। अब मान लो ग्रुप का ऑर्डर मान लो 16 है और सब ग्रुप का ऑर्डर मान लो 3 है, तो इस केस में 3 16 को पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। जबकि लंगराज कहता है अगर आपका ग्रुप फाइनाइट है तो ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा पूरा डिवाइड करेगा। तो बच्चे सोचो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट उसने दिया है। अगर अपने को पता है, मान लो कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ गया कि ग्रुप का ऑर्डर 16 है, ग्रुप का ऑर्डर 16 है, तो कहेगा कि सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करो और आपको नीचे मान लो ऑप्शंस दे दे 1 2 3 4, जिसमें आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करे वो 3 7 8 और 9। अब बच्चे तुम्हें अगर लंगराज थ्योरम याद है तो तुम डायरेक्ट आंसर ढूंढ सकते हो। ग्रुप का ऑर्डर 16 है, इसका मतलब ग्रुप फाइनाइट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 16 है, हम गिन पा रहे हैं। और लंगराज थ्योरम कहती है जो भी ग्रुप फाइनाइट होगा तो उसका जो भी सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा पूरा डिवाइड करेगा ही करेगा। अब मेरे को बताओ इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 16 को पूरा डिवाइड कर रही है। तो बच्चे तुम्हें दिख रहा है 8 ऐसा चीज है जो 16 को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब H के अंदर कितने एलिमेंट रहे होंगे, 8। इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग H में कितने एलिमेंट रहे होंगे, 8। अब हो सकता है 8 की जगह यहाँ पर 4 होता तो 4 ऑप्शन सेलेक्ट करता है, क्योंकि 4 भी 16 को पूरा डिवाइड करता है। तो आज तो हम थ्योरम प्रूव कर रहे हैं कि कैसे कोई फाइनाइट ग्रुप हो तो उसका सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को पूरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा ही करेगा। तो बच्चे इस टाइप के रिजल्ट्स को हमेशा याद रखा करो, जिससे कंपटीशन में ये चीज़ें बड़ी इजी लगेंगी। तो फिलहाल मैं वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ और पेपर में ये पूरा काम आपको याद करके जाना है। तो लिखना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, कि हमें दिया क्या गया है। तो बच्चे क्वेश्चन में हमें क्या प्रोवाइड किया गया है कि जी यानी ग्रुप जो है वो एक फाइनाइट है, तो क्या लिखेंगे, लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप। ये क्वेश्चन में गिवन है कि कोई जो भी ग्रुप लोगे वो फाइनाइट होना चाहिए, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिनने होने चाहिए, मतलब हम गिन सकते हैं 10 हो 15 हो, तो हमें नहीं पता कितने हैं पर इतना पता है कि गिन सकते हैं। तो मान लिया उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो अपनों ने ऑर्डर ऑफ जी मान लिया, क्योंकि हम जी को एक फाइनाइट ग्रुप लेकर चले हैं तो उसका कोई ना कोई ऑर्डर तो होगा। तो हमने मान लिया इस जी ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स। इसको मार्क करके छोड़ दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें कहीं ना कहीं सब ग्रुप लेकर चलना है, तो हमने सब ग्रुप बुला लिया, लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी। तो इस फाइनाइट ग्रुप जी का एक सब ग्रुप ले लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसके अंदर से अगर कोई सब ग्रुप उठाएंगे तो उसमें भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट गिन सकेंगे, और उसके अंदर हमें नहीं पता कितने एलिमेंट हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि शायद H के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, m एलिमेंट होंगे। मान लो इसमें 25 है तो इसमें कोई 5 10 15 ऐसे कुछ एलिमेंट्स बुला लिए। अब प्रूव क्या करना है, लाइन हमें प्रूव करनी है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा पूरा क्या करता है, डिवाइड। तो पहले तो लिखेंगे टू प्रूव, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चे, ये लाइन लिख दो पूरी की पूरी,
ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, तो लिखने का तरीका बड़ा सुंदर होना चाहिए बच्चे। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज ऑलवेज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या लाइन लिखी हमने कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड। अब सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, m, और ग्रुप का ऑर्डर कितना है, n, तो हमें प्रूव क्या करना है कि m n को पूरा पूरा क्या करे, डिवाइड। तो इसके लिए लिखा हमने दैट मीन्स टू प्रूव, इसका मतलब हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, m डिवाइड्स n, कि m n को पूरा पूरा क्या करता है, डिवाइड करता है। m n को पूरा पूरा क्या करता है, डिवाइड, क्योंकि तभी लाइन प्रूव होएगी कि h का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड। तो हमें ये लाइन लेकर आनी है बस। अब ये लाइन लेकर आने का मतलब मुझे ऐसा कुछ लेकर आना है जो अपने आप आएगा लास्ट में, तो लिखेंगे हम दैट मीन्स टू प्रूव, ये लाइन भी प्रूव करने का मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए, m/n इज इक्वल टू k, जहाँ पर k कुछ भी इंटीजर होना चाहिए। पढ़ने का तरीका सीखो भाई, ये लाइन होने से ये लाइन क्या बन जाएगी, देखो कैसे बनेगी, उल्टा लिख दिया मैंने, n/m। सुने ध्यान से, सोचो अगर ये चीज़ इंटीजर हुई, इंटीजर होने का मतलब पूर्णांक, पूरा पूर्णांक, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मान लो 2 है, 2 का मतलब m n को पूरा पूरा क्या कर रहा होगा, डिवाइड। अब सोचो अगर ये इंटीजर ना आकर बटे वाली संख्या आती 1.2 1.3, तो इसका मतलब ये चीज़ इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रही। तो हमें ये लाइन लेकर आने का मतलब ऐसा कुछ लेकर आना है कि n/m बराबर क्या आ जाए, k, जहाँ पर k कुछ भी इंटीजर हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, पर होना एक इंटीजर चाहिए। क्योंकि अगर ये एक इंटीजर आया तो इस लाइन का मीनिंग क्या हो जाएगा कि m ने n को फिर पूरा पूरा क्या किया है, डिवाइड। जैसे मान लो n में 16 था और m में मान लो 2 है, तो 2 16 को डिवाइड करता है तो 8 क्या चीज़ होती है, एक इंटीजर। पर अगर आप 16 को 3 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर एक इंटीजर नहीं आता, तो इसका मतलब ये इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। तो बच्चे मतलब समझो बस, अब थ्योरम के अंदर ये लाइन लेकर आनी है, अगर ये लाइन लेकर आ पाए तो थ्योरम खत्म। अब इसको लाइन को लाने के लिए प्रोसेस क्या करेंगे बच्चे, h का जो ऑर्डर माना है ना वही हिंट है हमारा। तो बच्चे h का ऑर्डर हमने कितना माना है, m, तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट रहे होंगे, m एलिमेंट। भाई किसी भी ग्रुप का या सब ग्रुप का ऑर्डर निकालने का मतलब क्या होता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपने ऑर्डर ऑफ h कितना माना हुआ है, m, तो बस इसी को बुला लो। तो आपने क्या लिखा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ h हम लेकर चले हैं कितना है, m, इसका मतलब h में कितने एलिमेंट रहे होंगे, m। और आपको पता है सेट के अंदर कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखते, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो भी रहा है तो उसको एक बार ही लिखते हैं। अब क्योंकि h का ऑर्डर m आ चुका है, हमने मानना हुआ है, अगर h का ऑर्डर m है तो इसमें m डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ही होंगे, तभी तो इसका ऑर्डर कितना बना है, m। तो यहां से क्या लिखोगे, सो h इज इक्वल टू, अब h के एलिमेंट्स को शो किससे करें, स्मॉल h1 स्मॉल h2, एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, hm। गिनो कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स, क्योंकि ऑर्डर ऑफ h m है तो h में कितने एलिमेंट्स होंगे, m एलिमेंट्स। और इसको लिखोगे क्या, इन इक्वेशन नंबर 1 ऑल द एलिमेंट्स इन h आर डिस्टिंक्ट। बच्चे डिस्टिंक्ट को हिंदी में बोलते हैं अलग अलग, यानी ये सारे एलिमेंट डिफरेंट है, अलग अलग हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। और ये 2 नंबर इक्वेशन याद रखना कि हम बोल चुके हैं और बिल्कुल होता ही है, अगर h का ऑर्डर m है तो h में कितने एलिमेंट्स होंगे, m एलिमेंट्स, हमने लिख दिए। और ऑब्वियस बात है सेट के अंदर कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते, तो ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो ये लाइन तो ऑलरेडी है, इसको बदला नहीं जा सकता कि इक्वेशन 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या हैं बच्चे, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। अब बच्चे तुम्हें कोसेट्स बनाने सिखाए थे मैंने 1-2 लेक्चर में, तो कोसेट्स बनाने के लिए करना क्या होता है, जी से आप एलिमेंट्स बुलाते हैं। अब जी में कितने एलिमेंट हैं, n, तो हम एक एक करके एलिमेंट बुलाते हैं। तो हमने इसमें से पहला एलिमेंट मान लो, अब जी है तो उसमें जी टाइप के एलिमेंट होंगे, तो हमने कोई G1 बुला लिया। भाई जी के अंदर n एलिमेंट्स हैं और उनके एलिमेंट्स की शक्ल जी की जैसी होगी, जैसे h की शक्ल h स्मॉल h है, वैसे जी के एलिमेंट्स स्मॉल g टाइप के होंगे। और कोसेट्स बनाने के लिए आप जी से 1 बाय 1 एलिमेंट बुलाते हो और उनका मल्टीप्लाई h के सभी एलिमेंट से करते हो। अगर
G से बुलाए गए एलिमेंट का H के सभी एलिमेंट से राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट को सेट, और अगर लेफ्ट साइड में करेंगे तो लेफ्ट को सेट। अब इस थ्योरम में तुम्हारी मर्जी है, चाहे लेफ्ट को सेट बना लो चाहे राइट को सेट, उससे कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, लेट कोई G1 टाइप का एलिमेंट G से बुला लिया, G में तो n एलिमेंट्स है, उनमें से G1 बुला लिया। अब G1 G से बुलाया है और मैं G वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई H के सभी एलिमेंट्स के साथ राइट साइड में कर रहा हूं, तो इसका मतलब कौन सा कोसेट बनेगा, राइट कोसेट। तो आप लिखेंगे सो राइट कोसेट HG1 इज इक्वल टू, तो राइट कोसेट H तो पूरा सेट है और G का एलिमेंट अगर राइट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा कोसेट बनेगा, राइट कोसेट। आप एग्जांपल्स देख सकते हो। अब क्योंकि थ्योरम में मल्टीप्लाई ऑपरेशन ही लेकर चलते हैं, प्लस नहीं लेकर चलते, तो बच्चे HG1 इज इक्वल टू कर दो, H के सभी एलिमेंट्स का G1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा H1G1, क्योंकि राइट साइड में करना है, क्योंकि राइट को सेट बना रहे हैं। कोई बच्चा कहीं लेफ्ट बनाना है तो लेफ्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बनाना कोई एक, ये नहीं कि इसमें कहीं G1 को आगे लिख रहे हो कहीं पीछे लिख रहे हो, या तो सारों को यहाँ लिख लो या सारों को बाद में लिख लो। तो बच्चे लिख दिया, तो मैंने G1 का मल्टीप्लाई H के सभी एलिमेंट से कर दिया, तो H1G1, H2G1, HMG1। अब बच्चे मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। देखो हमने किसी G के एलिमेंट का मल्टीप्लाई जब इनसे किया तो हो सकता है कुछ एलिमेंट सेम हो जाएं, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि पहले कि इस इक्वेशन में जब हमने G1 का मल्टीप्लाई किया तो जो ये एलिमेंट्स बने हैं वो सभी डिस्टिंक्ट हो। तो नीचे क्या लिखेंगे उसका पता लगेगा क्यों डिस्टिंक्ट प्रूव कर रहे हैं। तो लिखेंगे पहले नाउ वी विल प्रूव, अब हम सिद्ध करेंगे। तो मैंने एक राइट को सेट बना लिया और राइट को सेट बनाने के बाद अब मुझे ये सिद्ध करना है कि इसके सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट हों, यानी अलग अलग हों, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी एलिमेंट सेम ना बनाओ। तो क्या लिखूंगा, नाउ वी विल प्रूव ऑल द एलिमेंट्स इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रूव करने हैं आर डिस्टिंक्ट, कि वो क्या हों बच्चे, अलग अलग हों, यानी ये सारे एलिमेंट डिफरेंट हों। और फिर आपको क्वांटिटी वाइज तो दिख ही रहे हैं, अगर प्रूव हो जाएगा कि इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो ये कितने एलिमेंट है, ये भी m एलिमेंट है। तो बच्चे इस वाले का अगर ऑर्डर निकालें तो कितना ऑर्डर आएगा, m ही आएगा, क्योंकि इसमें अगर ये प्रूव हो जाए कि ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो डिस्टिंक्ट क्यों प्रूव कर रहा हूं, जिससे मुझे इसका ऑर्डर भी m मिल जाए। तो देखते हैं बच्चे कि इसका ऑर्डर m मिल पाता है या नहीं। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि इस समीकरण 3 के सभी एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स इन इक्वेशन 3 आर डिस्टिंक्ट। मुझे ये प्रूव करना है समीकरण 3 के जितने भी एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये प्रूव करने का कि समीकरण 3 के सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करूंगा। मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से इस इक्वेशन 3 के कोई दो एलिमेंट आपस में इक्वल है। अब मैं गलत मानकर चल रहा हूं, मैं मानकर चल रहा हूं कि इसके कोई दो एलिमेंट इक्वल हैं और उनको करने से जो रिजल्ट आएगा ना बच्चे वो गलत आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। तो हमने गलत क्या माना था कि इसके कोई दो एलिमेंट इक्वल हैं, इसका मतलब इसके कोई भी दो एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है तो प्रूव हो गया कि इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो बच्चे इनके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट प्रूव करना है, और वो प्रूव करने के लिए कोई मेथड नहीं होने की वजह से मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज कर रहा हूं, और मैं मानकर चल रहा हूं कि शायद इसके कोई दो एलिमेंट आपस में क्या है, इक्वल। अब रैंडमली किन्हीं दो को इक्वल रखोगे और लास्ट में जाकर रिजल्ट कुछ गलत आ जाए तो इसका मतलब इसके कोई भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट आपस में डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, और क्वांटिटी वाइज हमको दिख रहे हैं। कितने एलिमेंट दिख रहे हैं फिर, m। अगर प्रूव हो जाता है कि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं तो ये गिनती में कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट्स हैं। तो लिखते हैं बच्चे एज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसके बाद आप लिखोगे एज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो प्रूव करना है डिस्टिंक्ट, कोई तरीका ना होने की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। लाइन तुम्हें पता है यहां तक पहुंचना है, वो हम पहुंच जाएंगे। तो देखें बच्चे, बड़ा सिंपल थ्योरम है, अगर एक साथ पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा। एज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभासी नियम से हमने मान लिया लेट कोई भी दो एलिमेंट इक्वल रख दो, कोई भी दो। तो मैंने पहले दो को इक्वल रख दिया, कोई बच्चा चाहे तो दूसरे तीसरे को भी रख देना, काम सेम ही करना है। तो बच्चे हमने मान लिया कि शायद H1G1 बराबर है
H2G1 के, यानी इन दोनों को आपस में क्या रख दिया, इक्वल। रैंडमली किन्हीं दो को इक्वल रख दिया। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। अब बच्चे G1 कहाँ से उठाया था, G से, तो साइड में लिखेंगे क्योंकि G1 हमने G से उठाया है। और G बच्चे क्वेश्चन में क्या है, ग्रुप, एंड G इज अ ग्रुप। और अगर G ग्रुप है तो उसमें 4 प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। और अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। तो G1 का इनवर्स भी पक्की बात है G में होगा, यानी आप लिख सकते हो बिल्कुल G1 इनवर्स भी G में होगा बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। तो पहले तो हमने ये शो किया कि हमारे पास G1 का इनवर्स एलिमेंट G के अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे ही G इनवर्स हमें मिल गया, मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि G ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स तो होगा। अब G1 इनवर्स का दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई राइट साइड में। तो आपने किया H1G1, तो अगर कोई बच्चा लेफ्ट को सेट बनाता तो वो G1 इनवर्स का दोनों तरफ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेगा। अब अपने राइट साइड में करेंगे तो H1G1 तो एलिमेंट है और G1 इनवर्स का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ऐसे ही H2G1 तो एलिमेंट है और बच्चे G1 इनवर्स का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो दोनों तरफ G1 इनवर्स का राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि G ग्रुप है, ओवरऑल ये सारे एलिमेंट G के तो है ही, क्योंकि सब ग्रुप में जो भी एलिमेंट होंगे, ये जितने भी एलिमेंट सब ग्रुप में हैं वो सारे ग्रुप में भी तो होंगे, क्योंकि H हमेशा सबसेट होता है G का। तो आप ओवरऑल एसोसिएटिविटी लगा सकते हो, तो आप लिखोगे बाय एसोसिएटिविटी। और जैसे ही आप एसोसिएटिविटी लगाओगे तो ब्रैकेट शिफ्ट कर दो, तो बच्चे H1 ब्रैकेट शिफ्ट हो गया G1 इनवर्स, H2 ब्रैकेट शिफ्ट हो गया G1 इनवर्स। एलिमेंट इनटू इनवर्स आइडेंटिटी, तो यहां पर साइड में रीजन क्या लिखेंगे, बाय इनवर्स लो। तो इनवर्स लो भी लगेगा क्योंकि ग्रुप है तो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। G1 इंटू G1 इनवर्स आइडेंटिटी, और ऐसे ही इधर भी G1 इनवर्स आइडेंटिटी। एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अब आइडेंटिटी लो लग रहा है तो लिखोगे बाय आइडेंटिटी लो, क्योंकि G ग्रुप है तो सेटिस्फाई होगा, लगा दो। एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट। अरे H1 और H2 क्या आ गए, इक्वल। और मैंने तुम्हें कहा था इक्वेशन 2 याद रखना, इक्वेशन 2 में बोल चुके हैं कि इस सेट H के सभी एलिमेंट आपस में डिस्टिंक्ट हैं, यानी इनके सारे एलिमेंट आपस में अलग अलग हैं, इनमें कोई भी सेम नहीं है। जबकि हमने जब कैलकुलेशन की तो हमारे हिसाब से H1 और H2 क्या है, इक्वल। जबकि इक्वेशन 2 में बोल चुके हैं कि इस समीकरण में जितने भी एलिमेंट हैं, यानी H1 H2 अप टू HM, ये सारे अलग अलग हैं, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये तो लिख चुके हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखो, इन इक्वेशन 1 ऑल द एलिमेंट्स इन H आर डिस्टिंक्ट। H के अंदर ये जितने भी एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट है, वो तो हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पर ये बराबर आ गए, इसका मतलब जो हमने मानना था वो गलत माना था। हमने गलत क्या माना था कि ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब इस सेट के अंदर हमने रैंडमली किन्हीं दो को इक्वल माना था और उससे जो रिजल्ट आया वो गलत आया। इसका मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। और आप ओवरऑल क्वांटिटी वाइज अगर देखो तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अब प्रूव हो चुका है ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो ये कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट। तो इसके बाद की लाइनें क्या लिखोगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 2। ये कौन सी समीकरण का विरोधाभास है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 2। समीकरण 2 का विरोधाभास है, क्योंकि समीकरण 2 में क्लियरली लिख चुके हैं कि ये एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। तो ये तो इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये समीकरण 2 का विरोधाभासी है। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमने जो माना वो गलत माना। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो माना गलत माना। दैट मीन्स सही बात क्या है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी डिस्टिंक्ट हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सो Hg1 हैज, तो सो इन सेट Hg1 ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। तो प्रूव हो गया कि Hg1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बने हैं वो सभी कैसे बनेंगे बच्चे, डिस्टिंक्ट बनेंगे। और डिस्टिंक्ट बनेंगे तो सभी अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो आप गिनती में गिन सकते हो ये कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स। तो यहीं पर ऑर्डर भी निकाल कर रख दो। तो आप क्या लिखोगे, सो ऑर्डर ऑफ Hg1, इस सेट का ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स। तो ये अपनों ने निकाल कर छोड़ दिया, इसको बॉक्स में बंद कर दो। ये तो एक को सेट हुआ। जैसे मैंने G1 मांगा अब मैं G2 मांग लूंगा। अच्छा, ये इक्वेशन 2 तो मेरे पास हमेशा के लिए पड़ी है, और इक्वेशन 2 में याद रखना, इक्वेशन 2 में बोल चुके हैं कि H1 H2 अप टू HM ये सभी डिस्टिंक्ट हैं, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो आप यहाँ तक तो नोट कर लो। उसके बाद जैसे G1 बुलाया था अब G2 बुला रहा हूँ, और फिर
H वाले सेट से G2 का मल्टीप्लाई करके HG2 को सेट बनाऊंगा, ऐसे HG3 बनाऊंगा, ऐसे HG4 बनाऊंगा। तो मैं लिखता हूँ बच्चे, तो सेम लाइनें चलेंगी बस अब तो मैं मिटो रहा हूँ। अब आप इसके बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे नाउ, अब आपने कोई G2 एलिमेंट बुलाया G से और राइट को सेट बनाया HG2, तो अब सारे अगर या तो सारे लेफ्ट बनाओ या सारे राइट बनाओ। तो मैं H सेट का मल्टीप्लाई G के एलिमेंट का राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कौन सा को सेट बनेगा, राइट को सेट बना दो। H के सारे एलिमेंट्स का G2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास बनेगा H1G2 H2G2। तो मैंने सारे एलिमेंट्स H के G2 से मल्टीप्लाई करवा दिए, HMG2, और इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे क्या प्रूव करना है, वही सेम कि इक्वेशन 4 के सभी एलिमेंट क्या हों, डिस्टिंक्ट। अगर प्रूव हो गया तो ये भी कितने एलिमेंट है, M एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर भी कितना आ जाएगा, M आ जाएगा। तो बच्चे मैं लिखता हूँ नाउ वी विल प्रूव, अब हम सिद्ध करना चाहते हैं all the elements in HG2 are distinct। प्रूव करना चाहते हैं कि HG2 में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी अलग अलग हैं। फिर वही बात, कोई तरीका नहीं है ये प्रूव करने का कि ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे, सारे रीजन सेम चलेंगे, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया। फिर आप लिखोगे एज अ कॉन्ट्राडिक्शन, और आप इसके किसी दो एलिमेंट को इक्वल रख लोगे, तो अब की बार मान लो इन दोनों को इक्वल रखने हैं, तो H1G2 इक्वल टू H2G2, इनके इन दो एलिमेंट्स को इक्वल रख दिया, और देखते हैं कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा। अब G2 कहाँ से उठा रहे हैं, G से, G ग्रुप है तो G2 इन्वर्स भी होगा, ये लो सारों में 2 2 लग गया, तो यहाँ पर अब 2 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये देखो ये स्टेप तो सेम, और G2 इन्वर्स का मल्टीप्लाई तो ये 2 है, फिर ये स्टेप सेम, और G2 इन्वर्स का क्या किया बच्चे, मल्टीप्लाई, फिर एसोसिएटिविटी लगा दी, ये ब्रैकेट शिफ्ट हो गया, तो ये सारे 2 हैं। लो जी, क्योंकि ग्रुप है तो आइडेंटिटी लो, इन्वर्स लो लग जाएंगे, ये सारा रिजल्ट ये आ जाएगा। और ये फिर से विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में बोल चुके हैं ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो हमने जो मानना वो गलत मानना। इसका मतलब इन सेट HG2 प्रूव हो गया, HG2 के भी सभी एलिमेंट क्या हैं, डिस्टिंक्ट, तो ऑर्डर ऑफ HG2 भी कितना आ गया, क्योंकि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो क्वांटिटी वाइज M है, तो ऑर्डर ऑफ HG2 भी कितना आ गया, M आ गया। तो बच्चे आप अपनी कॉपी में ये सारा करने के बाद ये लिखोगे, आपको तो बारी बारी लिखना पड़ेगा। अब बात समझ आने लग गई, ऐसे ही G3 बुलाओगे, फिर HG3, और उसके लिए भी ये सारा प्रोसेस करोगे, तो G3 इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो अब आप सिमिलरली करके लिखोगे, तो मैं यहाँ से लाइनें मिटा रहा हूँ, अब आप पे सुन लेना, मिक्स मत हो जाना। आप अपनी कॉपी में ये 3 स्टेप और उसके बाद ये प्रोसेस भी लिखोगे, तब जाकर ऑर्डर ऑफ HG2 कितना आएगा, M। 2 के लिए करके दिखा दिया। अब ऐसे करते करते हम कहेंगे लास्ट, हमने कोई G के नाम का सेट उठाया, तो पहले तो लिखोगे सिमिलरली, ऐसे करते करते ऑर्डर ऑफ HG3 भी कितना आएगा, M, ऑर्डर ऑफ HG4 भी कितना आएगा, M, और मान लो हमने लास्ट तक ऑर्डर ऑफ HGK निकाल ले, तो उसका ऑर्डर भी कितना आएगा, M। भाई ऐसे ही G1 बुलाया, फिर G2 बुलाएंगे, फिर G3 बुलाएंगे, तो अप टू कुछ बुलाएंगे तो हमने GK तक बुला लिए। जैसे तुम एग्जांपल्स देखो, किसी में डिस्टिंक्ट 2 को सेट्स बन रहे थे, किसी में 4 बन रहे थे, तो वो हमें नहीं पता कितने बनेंगे, तो हमने मान लिया कुछ K बनेंगे जिनको बनाने से हमारी बात बन जाएगी। अब मैं तुम्हें ना एक एग्जाम्पल करवाना चाहता हूँ इसके बाद, जो अपने को करना नहीं है इस थ्योरम में, तुम्हें समझाने के लिए। बच्चे तुम्हें शायद ये क्वेश्चन याद होगा, जब मैंने कोसेट्स करवाए थे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और H के अंदर सब ग्रुप था जिसमें 2 ही एलिमेंट थे, 1 और -1। इसके जब तुमने कोसेट्स बनाए थे तो H/1 वाला बराबर आया था H/-1, और इसमें एलिमेंट्स थे बच्चे 1 और -1। और जब तुमने H आयोटा और H माइनस आयोटा निकाला था, तो अपनी कॉपी में बिल्कुल लिख लेना साइड में, जिससे तुम्हें बातें समझ में आ जाएं। ये कोसेट्स बनाए थे बच्चे, इन्हें आपने राइट कोसेट्स बोला था, और ये डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स थे। तो इस केस में 2 ही बने थे। ऐसे मैंने और एग्जाम्पल करवाए थे, तो किसी में 4 भी बने थे। तो बच्चे कुल मिलाकर डिस्टिंक्ट कोसेट्स 2 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, हमें नहीं पता कितने बनेंगे। तो हमने इसमें कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनाए हैं, K डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनाए हैं। HG1 एक अलग, HG2 एक अलग, HGK अलग, जिनके एलिमेंट्स तो सेम थे। देखो जैसे इसमें भी 2 ही आ रहे हैं, इसमें भी 2 ही आ रहे हैं, पर डिफरेंट थे ये। तो ये कुल मिलाकर हमने क्या मानना है
कि Hg1, Hg2, Hd3, Hgk ये जितने भी कोसेट्स बनाए हैं ये उस G के H में बनने वाले डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। देखो जैसे इस क्वेश्चन में टोटल तो 4 कोसेट्स बने थे पर डिस्टिंक्ट कोसेट्स 2 ही थे, तो हमने ओवरऑल क्या मान लिया कि हमने जब कोसेट्स बनाए तो सिर्फ डिस्टिंक्ट वाले बनाए हैं, सेम वाले इसमें रिपीट नहीं किए। तो आप क्या लिखोगे, हेयर Hg1 तो मान लिया Hg2 अप टू Hgk ऑल आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट। भाई पता नहीं कितने कोसेट्स बनने थे, बहुत सारे बने, पर हमने उनमें से किन किन को बनाकर दिखाया, उनके राइट कोसेट्स को बनाकर दिखाया जो डिस्टिंक्ट हैं। जैसे इसमें बनने तो 4 पर उनमें से डिस्टिंक्ट 2 ही हैं, तो बच्चे इनमें बनने तो पता नहीं कितने सारे थे पर उनमें से डिस्टिंक्ट हमने बना दिए कि शायद के सेट्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स इसके बनेंगे, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। तो H के लिए जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बनने थे G में, G कैपिटल आएगा, वो हमने लिख दिए। जैसे इसमें 2 डिस्टिंक्ट बने हैं, अब इसमें हमने मान लिए कि K बने हैं। अब बच्चे तुम्हें पता है, अब ये देखो ध्यान से, ये 2 डिस्टिंक्ट कोसेट है और अगर इन दोनों का मैं यूनियन कर दूं तो पूरा का पूरा सेट बन जाएगा। और कल मैंने नोट में लिखवाया भी था, तो वो नोट मैं लिखने जा रहा हूँ। और क्या लिखेंगे नीचे फिर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि G ग्रुप बराबर होता है यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। G सेट को बिल्कुल बनाया जा सकता है, जितने इसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स बने हैं उन सब सेटों का क्या कर दो, यूनियन। जैसे इसमें ये 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, अगर तुम इनका यूनियन करोगे तो चारों एलिमेंट आ जाएंगे जिससे पूरा का पूरा G सेट बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो ना, ये G सेट बराबर है H इंटू 1 वाला राइट कोसेट और H इंटू आयोटा वाला, यानी डिस्टिंक्ट वालों का अगर यूनियन कर दें तो पूरा सेट बनाया जा सकता है। तो इस लाइन का यूज़ मैं करता हूँ, तो मैं ऊपर से मिटो रहा हूँ बच्चे, तो आप लिखेंगे। और थ्योरम ख़त्म होने वाली है और कल अपने स्टार्ट करेंगे हमारा नया यूनिट। पहले एक थ्योरम और करवाऊँगा कल इनकी और उसी के साथ नया चैप्टर शुरू। तो बच्चे इसके बाद आप लिखेंगे, तो ये Hg के हमने लिख दिया है, ये सभी हमारे लिए फिर कितने हैं, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, और इन सब का अगर यूनियन कर दूंगा तो पूरा का पूरा ग्रुप मिल जाएगा। तो इस लाइन का मतलब हो गया G इज इक्वल टू यूनियन करना है सभी डिस्टिंक्ट कोसेट्स। डिस्टिंक्ट कोसेट हमने ये माने हैं, तो आप Hg1 यूनियन Hg2 यूनियन अप टू Hgk, तो आपने इन डिस्टिंक्ट कोसेट्स का क्या कर दिया, यूनियन। और ऑब्वियस बात है इन सब का यूनियन करेंगे तो पूरा सेट क्या बन जाएगा, G। अब दोनों तरफ ऑर्डर अप्लाई कर दो। अब देखो ये तो सेट है, सेटों के बीच में यूनियन का साइन लगाते हैं क्योंकि सेट में एलिमेंट्स होते हैं। अब जब ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर का मतलब तो एक नंबर हो गया। अब जैसे ये एक सेट है और अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ये 4 एक फिक्स वैल्यू आएगी ना, तो ऐसे ही जब इसका ऑर्डर निकालोगे तो 2 आएगा। ऑर्डर का मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को तो जोड़ा जाता है, यूनियन कोई किया जाता है। अब तुमसे कहूँ ऑर्डर ऑफ G बराबर 4 है, ऑर्डर ऑफ H बराबर 2 है मान लो, तो तुम ऐसे कोई लिख दोगे ऑर्डर ऑफ G यूनियन ऑर्डर ऑफ H, यानी 4 यूनियन 2। ये तो गलत रिप्रेजेंटेशन है, नंबर्स को तो जोड़ा जाता है। तो इसका सही तरीका क्या है, ऑर्डर ऑफ G प्लस ऑर्डर ऑफ H, यानी नंबरों के बीच में यूनियन का साइन आकर प्लस का साइन। तो पहले तो दोनों तरफ ऑर्डर अप्लाई करो, यानी O अप्लाई कर दो। ये दोनों तरफ हमने O अप्लाई कर दिया, और जैसे ही O अप्लाई किया बच्चे तो फिर यूनियन का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चे ये बना ऑर्डर ऑफ G बराबर ऑर्डर ऑफ Hg1 यूनियन की जगह प्लस ऑर्डर ऑफ Hg2 प्लस यूनियन की जगह प्लस ऑर्डर ऑफ Hgk। अब बच्चे क्वेश्चन में गिवन है ऑर्डर ऑफ G हम लेकर चले थे n, आपने लिखा था तो मैं लिखता हूँ, ऑर्डर ऑफ G अपने कितना मान कर चले थे, n रख दो। तो ये तो हो गया n। अच्छा ये सारे क्या है, इन सब के ऑर्डर क्या लिख कर चले, m, m अप टू m। कितनी बार आया ये m, k बार। भाई सोचो अगर मैं ये 2 ही लिखता तो m कितनी बार आता, 2 बार। अब m कितनी बार आ रहा है, k बार। तो आप यहाँ पर लिखोगे ये m कितने टाइम्स आ रहा है, k टाइम्स आ रहा है। और बच्चे मेरे को कभी बताना, तुमने अब इतनी ग्रुप थ्योरी पढ़ ली, कभी लिखा है कि किसी ग्रुप का ऑर्डर या सब ग्रुप का ऑर्डर हाफ है या कोई सेट आधा है, सेट तो पूरा ही होता है बच्चे। तो कुल मिलाकर इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो अगर m और m 2 बार होता तो आप लिखता है 2m। अब m और m k बार है तो आप क्या लिखोगे, mk।
भाई 2 बार होता तो 2m, 3 लिखते तो 3m, तो k बार है तो km यानी mk। और बराबर में क्या चल रहा है n, और बच्चे m को नीचे लेकर आएंगे तो n अपॉन m इक्वल टू कितना आ गया k। और मुझे सोच कर बताओ ये k क्या चीज़ है, k है नंबर ऑफ सेट्स। ये कितने सेट हैं गिनती में k। और बच्चे सेट कभी ऐसे नहीं होता 1.5 सेट 2 2.5 सेट, सेट हमेशा पूरा होता है 1 सेट 2 सेट 4 सेट, 1.5 3.5 ऐसे नहीं होते। तो ये k क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर भी मत बोलो, नेचुरल नंबर बोल लो चाहिए। और अगर इंटीजर में बोलना है तो पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि सेट नेगेटिव भी नहीं होते। ऐसे कभी बोलते हो -2 सेट लेकर आ जाओ। तो कुल मिलाकर ये एक इंटीजर आ रहा है। और अभी मैंने थ्योरम स्टार्ट करने से पहले समझाया था, अगर ऐसा कुछ आ जाए और ये चीज़ इंटीजर हो तो बच्चे इसका मतलब m पूरा पूरा किसको डिवाइड कर रहा है, n को। तो इस लाइन को शब्दों में क्या लिखेंगे, दैट मीन्स m डिवाइड्स n, m डिवाइड कर रहा है किसको, n को। और m किसका ऑर्डर था, सब ग्रुप का। क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ h तुम m मानकर चले हो, तो ये h का ऑर्डर यानी सब ग्रुप का ऑर्डर है, और ये ग्रुप का ऑर्डर है, और सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड कर रहा है किसको, ग्रुप के ऑर्डर को। तो नीचे लाइन लिख दोगे, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यानी जो स्टेटमेंट था वो लिख देना नीचे। और ये थ्योरम कंप्लीट बच्चे 12 नंबर में आ सकती है। अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। थैंक यू क्लास।